हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है। हर तलवार ने इतिहास बदला है और हर साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है। स्वागत है आपका इतिहास में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिस्ट्री के वो राज, लेजेंड्स और अनटोल्ड स्टोरीज जो हर किसी को नहीं पता। तो चलिए वक्त के सफर पर चलते हैं। 16वीं सदी का मध्यकाल था और तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा एक साम्राज्य पूरे ब्रह्मांड की चमक को अपने भीतर समेटे हुए था। यह शहर नहीं बल्कि पत्थरों पर उकेरी गई एक ऐसी अमर गाथा थी जिसकी भव्यता की गूंज पूरे यूरोप और अरब जगत तक सुनाई देती थी। लेकिन केवल कुछ महीनों के भीतर इस साम्राज्य की तकदीर ऐसी पलटी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और समृद्ध नगर राख के ढेर में तब्दील हो गया। सोने और हीरो की गलियां रातों रात वीरान हो गईं और जो शहर कभी सांस लेता था वहां केवल खामोशी का राज रह गया। विजयनगर साम्राज्य की नींव 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने तुंगभद्रा के पवित्र तट पर रखी थी। दो भाइयों के इस साहसिक कदम ने दक्षिण भारत की रक्षा और संस्कृति को एक नई दिशा दी। समय बीतता गया और यह छोटा सा राज्य एक विशाल और अजेय साम्राज्य में बदलता चला गया। इस साम्राज्य की शक्ति और स्थापत्य कला की कोई मिसाल पूरे महाद्वीप में नहीं थी। वर्ष 1509 में जब सम्राट कृष्णदेवराय ने विजयनगर की सत्ता संभाली तब साम्राज्य अपने स्वर्णिम काल के शिखर पर पहुंच गया। कृष्णदेवराय केवल एक पराक्रमी योद्धा नहीं थे बल्कि कला, साहित्य और कूटनीति के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर का प्रभाव इतना बढ़ा कि उत्तर में ओडिशा से लेकर दक्षिण के समुद्र तटों तक केवल विजयनगर का झंडा लहराता था। उनके दौर में निर्मित मंदिर और स्थापत्य कला आज भी भारतीय वास्तुकला का सबसे नायाब उदाहरण माने जाते हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और फर्नाओ नुनिश जब विजयनगर पहुंचे तो वे इस शहर की समृद्धि देखकर दंग रह गए। उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में लिखा कि हम्पी के बाजारों में सोना, चांदी, माणिक और हीरे बोरियों में रखकर खुलेआम सड़कों के किनारे तौलकर बेचे जाते थे। हम्पी उस समय बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी लगभग 5 लाख थी। इसके भव्य महल, विशाल जलाशय और विरूपाक्ष मंदिर जैसे निर्माण इस बात की गवाही देते थे कि यह शहर देवताओं का निवास स्थान लगता था। लेकिन महानता के साथ ही राजनीतिक षड्यंत्रों का दौर भी शुरू हुआ। 1529 में सम्राट कृष्णदेवराय के निधन के बाद साम्राज्य के भीतर सत्ता की खींचतान शुरू हो गई। 1542 ईस्वी में कृष्णदेवराय के दामाद आलिया राम राय साम्राज्य के वास्तविक संरक्षक यानी डी फैक्टो रूलर बनकर उभरे। राम राय एक मंजे हुए कूटनीतिज्ञ और बेहद चतुर सेनापति थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा अहंकार पनप रहा था जो आगे चलकर पूरे साम्राज्य को निगलने वाला था। राम राय ने दक्कन की मुस्लिम सल्तनतों को नियंत्रित करने के लिए एक बेहद खतरनाक खेल खेलना शुरू किया। दक्कन में उस समय 4 प्रमुख सल्तनतें मौजूद थी: बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। राम राय की नीति यह थी कि वे इन सल्तनतों को आपस में लड़ाते रहते थे। जब बीजापुर कमजोर पड़ता तो वे अहमदनगर का साथ देते और जब अहमदनगर हावी होने लगता तो वे बीजापुर के साथ हाथ मिला लेते। कई दशकों तक राम राय की यह बांटो और राज करो की नीति काम करती रही और विजयनगर अपनी सीमाओं का विस्तार करता रहा। राम राय बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम, अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम कुली कुतुब शाह और बीदर के अली बरीद शाह को अपनी उंगलियों पर नचाते रहे। लेकिन राजनीति की बिसात पर हर मोहरा हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलता। राम राय यह भूल गए थे कि लगातार अपमान और हस्तक्षेप से सुल्तानों के मन में विजयनगर के प्रति एक गहरा गुस्सा जन्म ले रहा था। 1560 के दशक तक पहुँचते पहुँचते चारों सल्तनतों को यह बात साफ समझ आ गई कि जब तक राम राय जिंदा है वे आपस में कभी शांति से नहीं रह सकते। दक्कन के चारों सुल्तानों ने अपने सारे पुराने मतभेद भुलाकर एक होने का फैसला किया। बीजापुर के अली आदिल शाह और अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने वैवाहिक संबंध बनाकर अपनी दुश्मनी खत्म की। एक विशाल संयुक्त महासंघ का गठन हुआ जिसका एकमात्र मकसद था विजयनगर साम्राज्य की ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकना। दक्कन के सुल्तानों ने अपनी विशाल सेनाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके पास तुर्की और फारस से आए आधुनिक तोपची थे और विशाल तोपखाना मौजूद था। उधर विजयनगर में 70 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके आलिया राम राय अपने अत्यात्म विश्वास में चूर थे। जब सुल्तानों के गठबंधन की खबर राम राय तक पहुंची तो उन्होंने इसे एक मामूली चुनौती समझा और अपनी पारंपरिक सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया।
26 जनवरी 1565 का दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज होने वाला था। कृष्णा नदी के तट पर तालिकोटा नामक स्थान पर दोनों विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुईं। एक तरफ विजयनगर की विशाल पैदल सेना घुड़सवार और सैकड़ों युद्ध हाथी थे, तो दूसरी तरफ संयुक्त सल्तनतों का घातक तोपखाना और अनुशासित घुड़सवार दस्ता था। युद्ध का मैदान शंखनाद और नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। युद्ध की शुरुआत में विजयनगर की सेना का पलड़ा बहुत भारी रहा। राम राय के भाई तिरुमल देव राय और वेंकटेशद्री ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ सुल्तानों की पंक्तियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। विजयनगर के हाथियों ने सल्तनत के अग्रिम दस्ते को तहस नहस कर दिया और ऐसा लगने लगा कि राम राय एक बार फिर जीत दर्ज करने वाले हैं। लेकिन युद्ध की अंतिम बाजी अभी पलटना बाकी थी। राम राय की सेना में 2 मुस्लिम कमांडर तैनात थे, जिन्हें गिलानी भाई कहा जाता था। ये दोनों भाई राम राय के बेहद भरोसेमंद थे और उनके पास हजारों सैनिकों की कमान थी। जैसे ही युद्ध अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, गिलानी भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य के साथ एक भयानक विश्वासघात किया। वे अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी के साथ अचानक सल्तनत की सेना से जा मिले और पीछे से विजयनगर की सेना पर ही धावा बोल दिया। इस अचानक हुए धोखे से विजयनगर की पंक्तियों में भारी अराजकता फैल गई। ठीक इसी समय सल्तनत के तोपखाने ने विनाशकारी गोलाबारी शुरू कर दी। तुर्की तोपचियों ने अपनी तोपों की कतार को जीरो से बांध रखा था, जिससे उठी आग और बारूद के धुएं ने विजयनगर के युद्ध हाथियों को दहला दिया। बिदके हुए हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। इसी भयंकर अफरातफरी के बीच राम राय का हाथी भी घायल हो गया और 70 वर्षीय राम राय पालकी से नीचे गिर पड़े। सुल्तान की सेना के सैनिकों ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह ने बिना एक पल गंवाए अपने हाथों से राम राय का सिर कलम कर दिया। राम राय के कटे हुए सिर को एक भाले पर टांग कर पूरे युद्ध के मैदान में घुमाया गया। जैसे ही विजयनगर के सैनिकों ने अपने सर्वशक्तिमान नेता का कटा हुआ सिर भाले पर देखा, पूरी सेना में हड़कंप मच गया। नेतृत्व के अभाव और अचानक हुए इस सदमे से अजय मानी जाने वाली विजयनगर की सेना बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भागने लगी। कुछ ही घंटों के भीतर एक विशाल साम्राज्य की विशालकाय सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और तालिकोटा का मैदान खून से लाल हो गया। तालिकोटा में जीत दर्ज करने के बाद सुल्तानों की संयुक्त सेना का रास्ता अब पूरी तरह साफ था। उनके और वैभवशाली शहर हम्पी के बीच अब कोई सैन्य रुकावट नहीं बची थी। राम राय के भाई तिरुमल देव राय ने समझ लिया था कि हम्पी को बचाना अब असंभव है। वे शाही खजाने का कुछ हिस्सा, सोने जवाहरात और शाही परिवार को लेकर दक्षिण की ओर पेनुकोंडा भाग निकले। लेकिन हम्पी के आम नागरिक और वहां की अनमोल वास्तुकला पूरी तरह बेसहारा छोड़ दी गई थी। फरवरी 1565 में जब विजेता सल्तनत की सेनाओं ने हम्पी में कदम रखा तो दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक का अंत शुरू हो गया। जो शहर कभी कला और ज्ञान का केंद्र था, वह अचानक जल्लादों और लुटेरों के चंगुल में फंस चुका था। हम्पी का यह विनाश किसी 1 या 2 दिन में खत्म नहीं हुआ। सल्तनत की सेनाओं ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से लगभग 5 से 6 महीनों तक लगातार हम्पी को लूटा और नष्ट किया। शहर की इमारतों और महलों में आग लगा दी गई, जो हफ्तों तक जलती रही। सड़कों पर बनी विशाल मूर्तियों को हथौड़ों से तोड़ दिया गया और मंदिरों की नक्काशीदार दीवारों को बारूद से उड़ा दिया गया। उग्र नरसिंह की वह विशाल एकाश्म मूर्ति, जो स्थापत्य कला का एक अद्भुत चमत्कार थी, उसके ऊपर बने लक्ष्मी के अंश को तोड़कर अलग कर दिया गया। भव्य विरूपाक्ष मंदिर और महानवमी डिब्बा के परिसरों को बारूद और छेनी से नष्ट करने की कोशिश की गई। सोने और चांदी की तलाश में सैनिकों ने मंदिरों की नींव तक को खोद डाला और महलों के स्तंभों को गिरा दिया। 6 महीने की इस लगातार तबाही के बाद हम्पी एक जीवंत शहर से बदलकर पत्थरों के श्मशान में तब्दील हो चुका था। 5 लाख की आबादी वाला वह समृद्ध शहर पूरी तरह वीरान हो गया। हम्पी फिर कभी दोबारा नहीं बस सकी। यदि निष्पक्षता से विश्लेषण किया जाए तो विजयनगर का पतन केवल एक युद्ध हारने की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कड़वी सच्चाइयां थी। सबसे बड़ा कारण था सैन्य तकनीक में पिछड़ापन। विजयनगर की सेना अब भी पारंपरिक हाथियों और पैदल सैनिकों पर निर्भर थी, जबकि सुल्तानों ने आधुनिक तोपखाने और गतिशील घुड़सवारों का इस्तेमाल किया, जिनकी मारक क्षमता के सामने पारंपरिक हथियार बेअसर साबित हुए। दूसरा कारण था आलिया राम राय की कूटनीतिक विफलता और उनका अति आत्मविश्वास।
सुल्तानों को आपस में लड़ाने की उनकी नीति ने अंततः उन सुल्तानों को एक कर दिया। राम राय ने यह आकलित ही नहीं किया कि जब चारों सल्तनतें एक साथ आएंगी तो उनका संयुक्त बल कितना भयावह होगा। 70 वर्ष की उम्र में खुद अग्रिम पंक्ति में रहकर कमान संभालना और द्वितीय पंक्ति नेतृत्व की व्यवस्था न करना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और सबसे निर्णायक कारण बना युद्ध के मैदान में हुआ वह भयंकर विश्वासघात। गिलानी भाइयों का ऐन वक्त पर पाला बदलना यह दर्शाता है कि राम राय अपनी ही सेना के शीर्ष कमान के प्रति बहुत अधिक आश्वस्त थे। इस एक धोखे ने पूरे युद्ध का रुख पलट दिया और एक समृद्ध साम्राज्य की तकदीर पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। तालिकोटा की तबाही के बाद भी विजयनगर का नाम पूरी तरह मिटा नहीं था। राम राय के भाई तिरुमल देव राय ने पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाकर अरविदु राजवंश की स्थापना की। इस राजवंश के तहत साम्राज्य कुछ दशकों तक चलता रहा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर उनका शासन बना रहा। लेकिन विजयनगर की वह पुरानी भव्यता और हम्पी की वह दिव्य चमक हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी थी। आज जब कोई यात्री तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी के उन खंडहरों के बीच से गुजरता है तो उसे पत्थरों पर उकेरी गई इतिहास की वह पीड़ा साफ महसूस होती है। विशाल पत्थर का रथ खड़ा है लेकिन उसे खींचने वाले पहिए अब थम चुके हैं। विरूपाक्ष मंदिर के ऊंचे गोपुरम आज भी आसमान को छूते हैं, मानो उस दौर की महानता और उसके दुखद अंत की खामोश गवाही दे रहे हों। अगर आज का सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इतिहास की हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जुड़े रहिए इतिहास के साथ।